आएगा। आराम से बैठे रहने पे पसीना ज्यादा आता है या गुस्सा आने पर पसीना ज्यादा आता है? बस तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए अपने को बिल्कुल शांति से बैठना है। हवा नहीं चल रही, इसलिए आराम से बैठना है। जब फराटा चल जाए उसके बाद में थोड़ी बहुत बातें कर लेना, मुझे भी सुनाई नहीं देगा। अब एक एक शब्द सुनाई दे रहा है, आप जो बोल रहे हो ना एसडी क्वालिटी में। तो अपने पढ़ लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां हमने कल देखा था। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो जहां पर पश्चिमी घाट क्रमबद्ध रूप से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये पश्चिमी घाट था, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट समाप्त हो गया। जहां पश्चिमी घाट समाप्त हुआ वहां पर पहाड़ियां कौन सी शुरू होती है? नीलगिरी की पहाड़ियां शुरू हो जाती है। तो एटलस में भी आप साथ साथ में लोकेशन देख लीजिए कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है। इस प्रकार से है, नीलगिरी की पहाड़ियां। मिल गई ना सभी को नीलगिरी की पहाड़ियां? ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी का एक नाम मिलता है, इसे बोलते हैं भौगोलिक ग्रंथि। किस नाम से जाना जाता है इसे? भौगोलिक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वो कौन कहना वो खिड़कियां? भौगोलिक ग्रंथि, इसे भौगोलिक ग्रंथि बोलते हैं नीलगिरी को। भौगोलिक ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? भौगोलिक ग्रंथि का अर्थ होता है एक ऐसी पहाड़ी जो दो या दो से अधिक पहाड़ियों को जोड़ने का काम करती है। एक ऐसी पहाड़ी जो दो या दो से अधिक पहाड़ियों को जोड़ने का काम करती है, उसे भौगोलिक ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें लिख भी देंगे कि भौगोलिक ग्रंथि का मतलब है ऐसी पहाड़ी जो दो या दो से दो से अधिक पहाड़ियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो एटलस में आप देखो कि क्या वास्तव में नीलगिरी किन्हीं पहाड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है क्या? देखो नीलगिरी के पास में कोई पहाड़ियां है क्या? और कोई पश्चिमी घाट है, कोई पूर्वी घाट है, कोई अन्नामलाई की पहाड़ी है, कोई पालनी की पहाड़ी है, कोई इलायची की पहाड़ी है, क्या कुछ है ऐसी पहाड़ियां? तो प्रमुख रूप से तो ये किसे जोड़ती है? एक तो ये देखो पश्चिमी घाट है, ये वाला भाग पश्चिमी घाट, और यहां से एक घाट शुरू होता है, इसका नाम क्या है? पूर्वी घाट। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है। महत्वपूर्ण बात तो दो ये होगी। बाकी इसकी दक्षिण में अपने देखें तो दक्षिण में अपने को अन्नामलाई की पहाड़ी दिखाई देगी, एक आपको यहाँ पर पालनी की पहाड़ी दिखाई देगी। जैसे यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहाँ पालनी की पहाड़ी है, और इसके बाद में यहाँ पर इलायची की पहाड़ी है। जो हम आगे बनाएंगे, हमें अभी यहाँ पर बनाने की एक बार आवश्यकता नहीं है। एक बार हम सिर्फ एटलस में देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इसकी विशेष बात क्या है? तो इसकी विशेष बात हमें याद रखनी है कि इस नीलगिरी वाले क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अनेक प्रकार के जीवों की प्रजातियां निवास करती हो, 50-60 प्रकार की चिड़ियों की प्रजाति हो, या कोई मान लेते हैं अपने जैसे कोई छिपकली है तो छिपकली की अलग अलग प्रजाति है, कहीं पास में पानी है तो मछली की 5-7 प्रजातियां हैं, है ना?
बिच्छू भी एक प्रकार के नहीं होते, बिच्छू भी कई प्रकार के होते हैं, सांप भी कई प्रकार के होते हैं, हाथी भी कई प्रकार के होते हैं। हाथी भी कई प्रकार के देखे हैं क्या आपने? एक काला हाथी होता है, एक सफेद हाथी होता है। सफेद हाथी नहीं देखा तो देख लेना, सफेद हाथी भी होता है। अपने भारत में नहीं हो एक बात अलग है, लेकिन होता है। शेर भी कई प्रकार के होते हैं, कोई एशियाई शेर होता है, कोई अफ्रीकन शेर होता है। उनकी बनावट के अंदर क्या होता है, वहां की जलवायु के आधार पे अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर जीवों की प्रजातियां विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए अपने ऐसे कह सकते हैं कि नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ज्यादा जैव विविधता पाए जाने के कारण इसे भारत का पहला जैव सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो एक बात हम इसमें नोट कर देते हैं, लिख दीजिए आप कि या इस क्षेत्र में, से लिख देते हैं, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को 1986 में भारत का पहला जैव सुरक्षित क्षेत्र, जैव सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, एक ये बात हम ध्यान में रखें। जहां नीलगिरी की पहाड़ी दिखा रखी है, वहां नीलगिरी की पहाड़ी के अंदर एक चोटी भी दिखा रखी है। कौन सी चोटी है? दोदा बेटा या डोडा बेटा लिख रखा है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा या दोदा बेटा। तो लिखेंगे सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक ये बात, कितने? 2623 गलत है, इसमें अगर दे रखा है 2600, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी ना, 2670 भी गलत है, 2637 ही सही है। एनसीईआरटी की किताब के अंदर 2637 है, अपने उसी को मानेंगे। बाकी हम देख लेंगे और देख लेंगे, मेरे को याद करवा देना। जहां तक मैंने एनसीईआरटी में देखा है 2637 ही याद आ रहा है मेरे। पिछली बार भी मैंने 2637 ही लिखवाया है, 2637 ही है। इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है कोई ऊपर नीचे, अपने एक उसको देख लेंगे, मैं देख के आपको उसकी फोटो भेज दूंगा। अगर फिर कोई चेंज करना होगा तो अपने देख लेंगे। आगे अपने एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। जैसे ये पहाड़ी इस प्रकार से फैली हुई है, इस प्रकार से ये पहाड़ी इस प्रकार से फैली हुई है। इस पहाड़ी का जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग आता है कर्नाटक में, इधर वाला भाग। एटलस में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला भाग कौन से राज्य में आ रहा है? कर्नाटक में। ये वाला भाग कौन से राज्य में आ रहा है?
केरल में। और सर्वाधिक जो भाग आ रहा है वो कौन से राज्य में आ रहा है? तमिलनाडु में। इस प्रकार से है ये। तो अगर सबसे ज्यादा विस्तार पूछे तो तमिलनाडु। हम्म। इसे बना लो। फिर अपने इन राज्यों के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं इसमें। ये देखो, ये जो पेज नंबर 22 है ना, इसमें इसमें अपने को इसकी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी बता रखी है यहाँ पे? 2636 बता रखी है यहाँ पे। और उसमें एनसीईआरटी में 2637 बता रखी है। आपने कितनी लिख रखी है? 2637। इसमें इसमें 36 बता रखी है। तो वहां पे थोड़ी गलत दी हुई है ना, पहले वाले जो पहला जो अपने मैप देखा है उसमें 2670 बता रखी है ना, या 2623 है वहां, अलग अलग मिल रही है। ये 2637 याद रखेंगे हम। फिर अपने इसमें देखें, इस वाले मैप के अंदर अपने देखेंगे कि इसके अंदर नीलगिरी के अंदर एक आपको स्थान दिखा रखा है, उदग मंडल या उदग मंडलम लिखा होगा, मिल गया ना? ये एक हिल स्टेशन है यहाँ पर। उदग मंडल या उदग मंडलम। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन क्या होता है? हिल स्टेशन एक कोई पहाड़ी का क्षेत्र जो घूमने लायक हो, आसपास के दृश्य है वो देखने लायक हो, मनोरम दृश्य हो वहां पर। तो कौन से राज्य में पड़ता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो देख लो कहाँ बनाया है हमने, तमिलनाडु में बनाया है। एटलस में भी देख लो कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। तमिलनाडु के अंदर जो भाग है, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कौन सा पशु पालती है? भैंस पालन करती है। तो टोडा जनजाति का संबंध भी नीलगिरी की पहाड़ियों से है, जो प्रमुख रूप से कौन से राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु के अंदर। ये इधर वाला नोट कर लिया ना सभी ने? अब अपने बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर थोड़ा सा ही भाग आता है, ज्यादा भाग नहीं आता। कुछ किताबों में तो कर्नाटक को मानते ही नहीं है, कुछ किताबों में मान रखा है। तो कर्नाटक की अपने बात करते हैं। कर्नाटक वाले भाग के अंदर जो ढाल वाला भाग है, यहाँ पर छाया रहती है। छाया रहती है क्योंकि छाया रहने से यहाँ पर कॉफी उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉफी का उत्पादन किया जाता है। एक ये बात हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो कर्नाटक वाले भाग में कॉफी का उत्पादन किया जाता है, एक ये बात हम ध्यान में रखेंगे। और फिर अपने नीलगिरी की पहाड़ी का केरल वाला भाग देखें।
केरल वाले भाग के अंदर, हालांकि केरल में भी इसका विस्तार थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर इस वाले भाग में, अपने इस मैप में इधर देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि यहाँ पर ये इस प्रकार से नीलगिरी फैली हुई है, और ये वाला भाग है, ये इधर वाला केरल में आ रहा है। तो ये जो केरल वाला भाग है ना, इसमें क्या है, बरसात ज्यादा होती है। ज्यादा बरसात होने के कारण यहाँ पर इस वाले भाग में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन से क्या मतलब है? सदाबहार वर्षावन से मतलब है कि ऐसे वन जो साल भर हरे भरे रहते हैं। पत्तियां तो गिरती है इसमें, लेकिन पत्तियां जो गिरती है सभी वृक्षों की एक साथ नहीं गिरती। किसी की जनवरी में गिरती है, किसी की मार्च में, किसी की मई में, किसी की सितंबर में, किसी की दिसंबर में, अलग अलग समय पत्तियां गिरती है। तो एक साथ सभी वृक्षों के पत्ते नहीं गिरते, इसलिए देखने में ऐसे लगते हैं कि ये वृक्ष सदा हमेशा साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इसलिए इन वनों का नाम क्या है? सदाबहार वर्षावन। इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, खूब लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, टावर जितने जितने ऊंचे वृक्ष होते हैं। और एक जैसे पेड़ नहीं पाए जाते, मिश्रित पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि खेजड़ी है तो खेजड़ी तो वहां है ही नहीं, मानते हैं अपने। मान लो उदाहरण लेते हैं कि जैसे खेजड़ी है तो अपने तो खेजड़ी खेजड़ी होती है, शीशम है खेतों के अंदर तो शीशम ही शीशम है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। और उन वनों के अंदर पेड़ों के साथ में क्या, बेलें लिपटी रहती है, बेलें उन पेड़ों के ऊपर चढ़ती जाती है। यानी कि बहुत ऐसा सिस्टम बन जाता है कि इंसान उनके अंदर से गुजर ही नहीं पाता, ऐसे जंगल बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो शिकारी जो जीव होते हैं ना, जैसे शेर है, शेर सूर यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि शेर को कोई शिकार करने का मौका मिलता ही नहीं। इतने घने जंगल है कि शेर तेज गति से यहाँ पर दौड़ ही नहीं सकता, शिकार कर ही नहीं सकता। ज्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पर पक्षी निवास करते हैं, पक्षियों के लिए क्षेत्र है, ये अनुकूल है। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, केरल वाले क्षेत्र के अंदर। तो एक तो बात नोट करेंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। और एक बात हम यहाँ पर नोट करेंगे कि इस क्षेत्र को बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। तो अगर पूछ लिया जाए कि साइलेंट वैली का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है? केरल से। कौन सी पहाड़ियों से है? नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित है। ये बात हमें प्रमुख रूप से इसमें याद रखनी है। और केरल जो राज्य है ये मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो एक इस केरल वाले भाग में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन क्षेत्र, मसाला उत्पादक क्षेत्र भी कौन सा है? केरल वाला है। ये बात हम याद रखेंगे इसमें। नोट कर लीजिए सभी। और एक बात अपने नीलगिरी से संबंधित और लिखेंगे। कर्नाटक में या कर्नाटक के नीलगिरी क्षेत्र में, कर्नाटक के नीलगिरी क्षेत्र में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष
या वृक्षों की प्रधानता है। विश्व के सबसे महंगे वृक्षों में किसका नाम आता है? चंदन का नाम आता है। चंदन की क्या विशेष बात होती है? चंदन की लकड़ी में खुशबू आती है। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? चले क्या आगे? इतना ही लिखना है कि कर्नाटक के नीलगिरी क्षेत्र में चंदन के वृक्षों की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। ये बात नोट कर ली। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में आगे का मैप देखते हैं अपने। नीलगिरी के बाद में हमें दक्षिण की ओर देखेंगे तो अपने को एक तो मिल रहा है कोयम्बटूर। ये यहाँ पर कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें एक दर्रा मिलता है। इस दर्रे का नाम क्या है? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रे के बाद में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी के पूर्व में पालनी की पहाड़ी, या इसमें क्या लिखा है? पलनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी बोलते हैं इसे। पालनी की पहाड़ी है। और इसके बाद में जो दक्षिणतम पहाड़ियां आती है वो है इलायची की पहाड़ी, या इलायची पहाड़ जो लिखा हुआ है, ये आते हैं इसके अंदर। तो हमें ये बातें इसमें ध्यान में रखनी है। हम इस मैप को बना लेते हैं कि ये तो है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के बाद में दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है? पाल घाट। पाल घाट के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से जो पहाड़ियां फैली हुई है, इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी के पूर्व के अंदर जो पहाड़ी फैली हुई है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? पालनी पहाड़ी। और सबसे दक्षिण के अंदर जो हम पहाड़ी देख रहे हैं, ये है इलायची की पहाड़ी, या इसे बोलते हैं कार्डामम हिल या कार्डामम पहाड़ी। तो एक ये मैप हमें बनाना है। इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी चोटी है, वो बात भी हम इसमें नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम अन्नामलाई की पहाड़ी देखेंगे, और अन्नामलाई की पहाड़ी के अंदर हमें एक चोटी दिखाई दे रही है। इस चोटी का नाम है अन्नाई मूडी शिखर। मिल गया सभी को क्या? यहाँ पर एक चोटी है, इस चोटी का नाम है अन्नाई मूडी शिखर। अन्नाई मूडी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और इसकी एक विशेष बात है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है ये? सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ये बात हमें याद रखनी है इसमें। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। इलायची की पहाड़ी में आपको एक चोटी दिखाई दे रही होगी, अगस्त मलाई नहीं दे रखा ना? ये दे रखा है। हाँ, तिरुवनंतपुरम के पास में।
अगस्त मलाई। इसमें एक ये भी इलायची को अलग बता रखा है ना, हालांकि ऐसा कोई है नहीं सिस्टम। इलायची और कार्डामम पहाड़ी तो एक ही मानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, अलग दे रखा है तो भी कोई बात नहीं। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अगस्त मलाई। और जो अगस्त मलाई है, इसमें एक बात में और ध्यान रखनी है कि ये एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। जैव संरक्षित क्षेत्र। ऊंचाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचाई हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चोटियों की याद रखेंगे यहाँ पर। कौन सी दो चोटियों की? दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये दो ही हमें याद रखनी है। फिर अपने बात कर लेते हैं, अन्नामलाई की हमने बात कर ली, पालनी की पहाड़ी की अपने बात करें तो पालनी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम तो हमें याद रखना है कोडाई कोनाल। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। अनाई मुड़ी दे रखा है, इसके पास में नहीं दे रखा, लिख लेते हैं अपने। पालनी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है कोडाई कोनाल। ये भी एक हिल स्टेशन है, घूमने लायक स्थल है। अब जो हमने नीलगिरी के बाद वाला जो भाग पढ़ा है ना, जिसमें अन्नामलाई है, पालनी है, इलायची है, ये जो सारी पहाड़ियां, इन सारी पहाड़ियों को हम दक्षिणी घाट के नाम से जानते हैं। अगर पूछ ले कि दक्षिणी घाट में कौन शामिल है, तो दक्षिण घाट में एक, दो और तीन, ये तीन प्रमुख पहाड़ियां इसमें शामिल है। तो नोट कर देते हैं हम, लिख देंगे। यहां लिख देते हैं नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में फैली पहाड़ियां दक्षिणी घाट कहलाती है। यह वास्तव में पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। यह वास्तव में पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो इलायची या कार्डामम हिल्स है। ठीक है, और इसके अंदर दो बातें हमें याद रखनी है इलायची की पहाड़ी के अंदर। एक तो यहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन होता है, और एक यहाँ पर छोटी इलायची का उत्पादन होता है। दो प्रमुख उत्पादन होते हैं इस इलायची की पहाड़ी में। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ काली मिर्च व छोटी इलायची का उत्पादन होता है। और ये मसाला उत्पादन के अंतर्गत ही आ गई बात। छोटी इलायची है, कोई काली मिर्च है, कोई लौंग है, ये सारे के सारे मसाले में आते हैं।
और यहाँ पर जो मसालों का उत्पादन होता है ना, उन मसालों को, इसमें अपने को एक बंदरगाह मिलेगा। इस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह, जो राजनीतिक मैप है कर्नाटक तमिलनाडु केरल वाला। उसमें देखो एक नाव सी बना के दिखा रखा है, जहां लक्षद्वीप सागर लिखा हुआ है, उसके पास में एक नाव बना करके दिखा रखा है, कोच्चि लिखा हुआ है, ये एक बंदरगाह है। इस कोच्चि, ये जो कोच्चि जो बंदरगाह है ना, इस कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मसाला बंदरगाह कहा जाता है। और अरब व्यापारी आते थे पहले यहाँ से मसाले ले जाने के लिए। पहले फ्रिज नहीं होते थे, फ्रिज नहीं होते थे तो यूरोप के अंदर ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां के लोग मांस का सेवन करते हैं, और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता था। तो अरब लोग व्यापार करते थे भारत का, भारत से मसाले लेकर के जाते थे और कहाँ बेचते थे? यूरोप में बेचते थे। तो अरब व्यापारियों ने इस कोच्चि बंदरगाह को क्वीन ऑफ अरेबियन सी नाम दिया था। अरब सागर की रानी इसे नाम दिया था कोच्चि बंदरगाह को। तो हम एक बात और भी लिखेंगे कि जो कोच्चि बंदरगाह है, मसाला बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है। और एक बात और लिखेंगे, इसे अरब व्यापारियों ने क्वीन ऑफ अरेबियन सी नाम दिया। इसे अरब व्यापारियों ने क्वीन ऑफ अरेबियन सी नाम दिया, या हम हिंदी में लिख सकते हैं अरब सागर की रानी। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं भारत में? सबसे ज्यादा हाथी केरल में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? आमेर में पाए जाते हैं। हाथियों का किला कौन से किले को कहते हैं? आमेर के किले को कहते हैं। चलो, अब अपने लिखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। ये बना लिया ना सभी ने? लिखो भाई, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के अंदर हमें जो दर्रे याद रखने, वो चार दर्रे याद रखने। TBPS। टी से क्या हो गया? थाल घाट। बी से भोर घाट। पी से पाल घाट। और एस से सेन कोटा। ये चार दर्रे हैं। इन चार दर्रों को हम अपने एक मैप बना करके और लिख लेते हैं। इसमें दिखा भी रखी है क्या सारे दर्रे? देखेगा? मेरे हिसाब से तो सारे तो मुश्किल है दिखाने। एक तो अपने देखा था अभी, पाल घाट दर्रा तो देख लिया। चलो, नहीं दिखा रखे तो कोई बात नहीं, अपने बना लेंगे इनको।
यहाँ पर एक शहर स्थित है, इस शहर का नाम है मुंबई। इस मुंबई शहर के पास भी दो दर्रे स्थित है। सबसे पहले अपने जिस दर्रे की बात करें, सबसे पहले हमने टी लिखा है, तो टी का मतलब क्या है? थाल घाट। इसी प्रकार से याद रखेंगे, TBPS। तो ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या है? थाल घाट। कौन सा दर्रा है? थाल घाट। थाल घाट दर्रा जोड़ता किसे है? तो हमें याद रखना है, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। तो देखो, मुंबई भी देख लो और नासिक भी देख लो। ये रहा मुंबई और ये रहा नासिक। मुंबई हमने बना दिया, हम यहां बना देते हैं नासिक। तो ये दर्रा इससे जाता है, यहां से एक सड़क मार्ग गुजरता है, थाल घाट दर्रा। दूसरा है कौन सा? भोर घाट। भोर घाट की अपने बात करें तो भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये यहाँ पर मुंबई है और ये यहाँ पर पुणे है। तो एक ये दर्रा हो गया यहाँ पर इस प्रकार से। मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? भोर घाट। 3 नंबर पे क्या लिखा है हमने? पाल घाट। जो हमने इससे पहले जो मैप निकाल रखा था, उस मैप में अपने को पाल घाट दर्रा लिखा हुआ भी शायद मिल जाए। पाल घाट दर्रा। तो हम इसमें एक तो देखेंगे कोच्चि। कोच्चि हमने अभी देखा था ना। और एक कोच्चि से हमें तमिलनाडु की ओर देखते हैं तो हमें एक स्थान मिलता है तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर। कौन सा स्थान मिलता है? कोयम्बटूर। यहां पर है कोयम्बटूर और ये है कोच्चि। तो कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पाल घाट। इस दर्रे के पास में हम लिख देते हैं पी। और एस से जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? सेन कोटा दर्रा। इसे सिन गैप के नाम से भी जानते हैं अपने। ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को। अब देखो, तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? ये रहा यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और आप देखो, इसमें जो तमिलनाडु का मैप है, इसमें लिखा हुआ है शिवकाशी। NH जो 7 लिखा है ना, जो कन्याकुमारी से देखो जा रहा है, इस कन्याकुमारी से ऊपर की ओर जाते हैं अपने, तो इस पर एक स्थान आता है शिवकाशी। शिवकाशी को जोड़ने का काम करता है, जिसे मदुरई भी अपने कह देते हैं। सेन कोटा दर्रा है जो यहाँ पर तो क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर है शिवकाशी, या इसे बोल देते हैं अपने एक नाम और मिल जाता है, मदुरई। यहां पर ये इस प्रकार से दर्रा बना हुआ है, एस लिख देते हैं यहाँ पर। ये दर्रा इस प्रकार से जोड़ने का यहाँ पर काम करता है। तो इनका क्रम उत्तर से दक्षिण क्या हो गया? सबसे पहले थाल घाट, उसके बाद में भोर घाट, उसके बाद पाल घाट, और सबसे लास्ट में सेन कोटा, या सेन कोटा कोई बोल देते हैं सिन गेप। अगर किसी के ये ऐसे जो लिखी हुई बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो वो ऐसे लिख सकता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता कौन सा? थाल घाट। मुंबई और पुणे को कौन सा जोड़ता है? तो भोर घाट। कोच्चि को, कोच्चि को कहां से? कोयम्बटूर से। पाल घाट जोड़ता है, और सेन कोटा है ये
तिरुवनंतपुरम से शिवकाशी को जुड़ता है। बस ऐसे भी आप याद रख सकते हो, अगर वैसे याद रह जाए तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि दिमाग में इमेज रहती है कि नासिक है, मुंबई है, पुणे है, कोच्चि है, कोयम्बटूर है, तिरुवनंतपुरम है और शिवकाशी है। ये स्थान भी हमारे याद रहेंगे, क्योंकि कल को क्या है पूछने को, क्या है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले इनका, नासिक, पुणे, कोयम्बटूर, शिवकाशी, उठाने को क्या है उठा ले प्रश्न, तो कम से कम इनकी लोकेशन हमारे याद रहेगी दिमाग में। तो ये भी अपने याद रख सकते हैं, जो आपको जिस प्रकार से ठीक लगे उस प्रकार से आप इसे याद कर लो। अब ये अपने दक्षिणी घाट अपने कंप्लीट हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वी घाट। ये बना लो, फिर अपने पूर्वी घाट शुरू कर लेते हैं। टाइम क्या हो गया? हो गया टाइम? ऊपर हो गया या टाइम, या पूरा ही भाई? चलो, फिर अपने पूर्वी घाट है वो कल करेंगे, और टेस्ट अपने अगली क्लास में ले लेंगे साथ में। आज वाली बात समझ में तो आ गई सभी को?